नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं सीयूईटी पीजी के एक बड़े ही बेहतरीन और ज़बरदस्त कोर्स के बारे में, जिसका नाम है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में AISC एंड आर्कियोलॉजी के रूप में भी जानते हैं। समानतः दोस्तों, इस कोर्स को हम सभी प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व के रूप में भी जानते हैं। ऐसे में दोस्तों, यदि आप इस कोर्स से प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, तो इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या कुछ सिलेबस होने वाला है और किन टॉपिक्स पे आपको फोकस करके इस एग्जाम को आप आसानी से क्रैक कर पाएंगे, दोस्तों आज के इस सेशन में, इस वीडियो में दोस्तों हम उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले कि दोस्तों सेशन की हम शुरुआत करें, जल्दी से आप सभी जुड़ जाइए। चैनल पर नए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे दोस्तों आप सभी के पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचती रहे। साथ ही दोस्तों, आप सभी को बता दें कि हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से दोस्तों आप सभी को ये जो कोर्स है सीयूईटी पीजी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी से संबंधित एक कंप्लीट बैच, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस सेट, रिवीजन क्लासेस एंड डाउट सेशन संबंधित एक कंप्लीट बैच केवल और केवल 999 में आपको देखने को मिलेगी। और यदि दोस्तों आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको करना कुछ नहीं है, केवल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, जहां पे आप सर्च करके रुद्र एजुकेशन, आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहां से दोस्तों आप अपने डिटेल्स को डाल के रजिस्टर एंड लॉगिन करके कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको कंप्लीट जो क्लासेज, जो आपके मॉक टेस्ट सीरीज, बाकी जो चीजें दोस्तों आप उसको आसानी से एक्सेस कर पाएंगे, वो भी बहुत ही कम फीस में, या आप इस ऑफर को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों सीयूईटी पीजी किस कोर्स के बारे में, किसका क्या सिलेबस होने वाला और कौन सी ऐसी चीजें जिन पे आप फोकस करके इस एग्जाम को इजीली क्वालिफाई कर सकते हो और अपने जो मनपसंद की यूनिवर्सिटी है, चाहे वो BHU हो या फिर कोई अन्य यूनिवर्सिटी, आप उसको दोस्तों आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, यदि मैं सिलेबस को डिस्कस करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि ये जो कोर्स है, इसके नाम से स्पष्ट है, इसमें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी का पार्ट पूछा जाता है। यहाँ पे बाय मिस्टेक आर्किटेक्चर हो गया, ध्यान रखिएगा बेटे, ये आपके आर्कियोलॉजी होगा। तो तीन चीजें आपको बेटे इस सिलेबस में देखने को मिलेंगी। एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो कि आप अपने ग्रेजुएशन के दौरान आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री के साथ साथ आपको बेटे जो कल्चर और आर्कियोलॉजी का पार्ट है, वो भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा और उनके भी सिलेबस यदि हम डिस्कस करेंगे तो उनसे भी संबंधित जो क्वेश्चंस आपको बेटे देखने को मिलेंगे। अब ऐसे में यदि आप इस पेपर के पैटर्न को देखें और एनालाइज करें, तो आपको पता चलेगा कि आपके जो पेपर पैटर्न दोस्तों, उसमें टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं, टोटल नंबर ऑफ, यदि आप क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बेटे आपको 75 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और ये सभी के सभी 75 क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये आपके केवल और केवल जो डोमेन सब्जेक्ट है उसी से पूछा जाएगा। सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो नॉलेज होगा दोस्तों, केवल उसी से पूछा जाएगा। इनकेस यदि आप मास्टर्स करने जा रहे हैं इस कोर्स में एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी से, तो सारे क्वेश्चन 75 क्वेश्चन दोस्तों इसी के देखने को मिलेंगे। अन्य किसी प्रकार क्वेश्चन, चाहे वो रीजनिंग, जीके, जीएस, मैथ, जो जनरल अवेयरनेस का पार्ट है, उनसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। अब ये जो 75 क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा बेटे, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको कुल 4 मार्क्स ग्रांट किए जाएंगे, दिए जाएंगे, यदि आप उस क्वेश्चन को बेटे एग्जाम में सही करते हैं। लेकिन यदि आप गलत करते हैं एग्जाम में, तो जो नंबर आपको मिला हुआ है उसमें से -1 मार्क जो है बेटे आपको निगेटिव मार्किंग के तौर पे जो है कि यहां पे देखने को मिलेगा। अब ये जो आपका एग्जाम है, इसमें सभी के सभी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। ऐसा नहीं कि इसमें 50 क्वेश्चन करना है या फिर कुछ क्वेश्चन छोड़ने। 75 क्वेश्चंस कंपलसरी, आप सभी को क्वेश्चन को आपको बेटे करते हुए आना, और आपका जो एग्जाम है वो बाइलिंगुअली आपको बेटे देखने को मिलेगा। अब ऐसे में यदि मैं इसके सिलेबस की तरफ आगे बढ़ता हूं, तो आपको पता ही होगा कि किसी भी हिस्ट्री के अपने अलग अलग क्या होते हैं, एस्पेक्ट्स होते हैं, अपने अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। अब ऐसे में हिस्ट्री के पार्ट की हम डिस्कस करें, तो आप सभी ने पढ़ते समय पढ़ा होगा कि हिस्ट्री में पॉलिटिकल हिस्ट्री होती है, रिलीजियस हिस्ट्री होती है, सोशियोलॉजिकल हिस्ट्री होती है, इकोनॉमिकल हिस्ट्री होती है। तो अलग अलग दृष्टिकोण हमें देखने को मिलता है, चाहे हम राजनीतिक इतिहास के रूप में जाने, धार्मिक इतिहास के रूप में जाने, सामाजिक इतिहास के रूप में जाने, ठीक है। तो इस प्रकार के इतिहास की चर्चा की जाती है। और यहां पे सबसे पहले जो यूनिट आपको पढ़ना है बेटे, वो पढ़ना है पॉलिटिकल हिस्ट्री, अर्थात राजनीतिक इतिहास। किसका बेटे? भारत का। लेकिन कब से कब तक? क्योंकि भारतीय इतिहास में जो राजनीतिक इतिहास है उसका एक बड़ा लंबा काल है।
कब से कब तक का आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ना है बेटे? तो 600 बीसी से लेके 1200 एडी तक का जो आपका इतिहास है बेटे वो आपको यहां पे पढ़ना है। ये एडी हो गया बेटे, यहां पे बीसी होगा, ठीक है। तो 600 बीसी से लेके 300 बीसी तक का आपका पॉलिटिकल हिस्ट्री, फिर 300 एडी से लेके बेटे आपका 750 एडी तक का पॉलिटिकल हिस्ट्री, फिर आपके दोस्तों नॉर्थ और साउथ इंडिया का 750 से दोस्तों 1200 एडी तक का आपका जो पॉलिटिकल हिस्ट्री बेटे वो आपको पढ़ते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है जिसमें आपका यदि आप देखें इस टाइमलाइन को देखें तो 600 बीसी से लेके 1200 एडी तक, मतलब कि कंप्लीट जो एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट है, जिसमें नॉर्थ इंडिया के भी हिस्ट्री आ रही है बेटे, साउथ इंडिया के भी हिस्ट्री आ रही है, जिसमें आपका वैदिक कल्चर है, महाजनपद काल है, संगम एज है, मौर्यन एम्पायर है, पोस्ट मौर्यन में कुषाण, शुंग, सातवाहन, फिर आपके गुप्तन, पोस्ट गुप्तन, फिर आपके जो साउथ इंडियन डायनेस्टीज है जिसमें आपके चेर हैं, चोल हैं, पल्लव हैं, पांडव हैं और अन्य जो शासक हैं उनको भी बेचते हैं, उनकी भी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो आपको पढ़ना है। अब पॉलिटिकल हिस्ट्री में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बेटे। पॉलिटिकल हिस्ट्री में कौन से जो आपके डायनेस्टी है उसके फाउंडर कौन है, ठीक है, उनके शासकों का क्रम क्या है, किस शासक ने किस प्रकार की उपाधि धारण की, किसने किसको हटाया, किस क्षेत्र को विजित किया, उनकी क्या कुछ उपलब्धियां थी, उनके शासनकाल में किस प्रकार के पदाधिकारी कार्य कर रहे थे, इस प्रकार के दोस्तों जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पॉलिटिकल हिस्ट्री के क्वेश्चन से आते हैं। अब उसके पश्चात जो अगला पॉइंट है दोस्तों जिससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो है प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री। समानता बेटे, जैसे कि मैंने बताया कि इतिहास के अपने अलग अलग दृष्टिकोण हैं, वैसे ही इतिहास का जब विभाजन किया गया काल के हिसाब से तो समानता बेटे हम इसे 3 काल में विभाजित करते हैं। एक है प्री हिस्ट्री, दूसरा है बेटे प्रोटो हिस्ट्री और तीसरा है बेटे आपका हिस्टोरिकल एरा, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। जो आपको इस यूनिट में पढ़ना है वो इन 2 पॉइंट को पढ़ना है, प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, मतलब प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल को। तो जो प्री हिस्ट्री है बेटे, इस प्री हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है प्रागैतिहासिक काल में, तो वो पैलियोलिथिक एज को पढ़ना है। पैलियोलिथिक एज को बेटे हम पूरा पाषाण काल कहते हैं। दूसरा मेसोलिथिक एज पढ़ना है, मतलब इसको हम लोग मध्य पाषाण काल कहते हैं। और तीसरा नियोलिथिक एज पढ़ना है, अर्थात जिसको हम लोग नव पाषाण काल कहते हैं। तो समानतः यह जो तीनों हैं आपके, ये किसके पार्ट है बेटे, ये आपके स्टोन एज के पार्ट है, अर्थात हमको पूरा का पूरा क्या पढ़ना है, पाषाण काल पढ़ना है। स्टोन एज जो बेटे वह आपको पढ़ना है। अब पैलियोलिथिक एज के भी बेटे 3 भाग है, यहां पे अलग से स्पेसिफाइड नहीं है लेकिन पढ़ना है आपको कि लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक, ठीक है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल को भी बेटे पढ़ना है। अगला है प्रोटो हिस्ट्री में चले आइए। आद्य ऐतिहासिक काल में तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम लोग बेटे सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन के रूप में भी जानते हैं, उसको आपको पढ़ना है। इसका नाम दोस्तों चालकुलिथिक एज, अर्थात जिसको हम लोग ताम्र पाषाणिक संस्कृति के रूप में जानते हैं, उनको भी पढ़ना है। और मेगालिथिक एज, जिसको हम लोग दोस्तों बृहत पाषाण काल या फिर महापाषाण काल बेटे कहते हैं, उसको भी पढ़ना है। अब प्रश्न यह है कि इनमें किस प्रकार की चीजें आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और किन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें पढ़ें। देखो बेटे, आपके एग्जाम में ये जो आपके टॉपिक है इनसे आपके क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे दोस्तों क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो उसमें क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जैसे इनके साइट के नाम, कि साइट के लोकेशन क्या है, ठीक है, इन साइट का एक्सकेवेटर कौन है, ठीक है। इसके अलावा इन साइट से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेने जाने के पश्चात इन पुरास्थलों से या इन कालों से संबंधित जो टूल्स हैं वो कहां से प्राप्त हुए और इन पुरास्थलों से किस प्रकार की फाइंडिंग्स हुई, किस प्रकार की चीजों को प्राप्त किया गया, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनको खोजा किसने, इनका उत्खनन किसने किया, ठीक है। इनकी सिक्वेंशियल ऑर्डर, इनके पोजीशन में पूछ देगा कि इनको एक क्रम में लगाइए, क्रॉस द मैच के लिए पूछ देगा। तो ये सारी चीजें बेटे आपको ध्यान में होनी चाहिए। कौन सा पुरास्थल किस नदी के किनारे है, किसने इसका उत्खनन किया, कहां पर स्थित है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो बेटे इन टॉपिक से पूछ लिए जाते हैं। जैसे आप चालकुलिथिक में आइए तो चालकुलिथिक में अलग अलग फेज हैं, जैसे आप आ जाएंगे तो आहार है, जोरवे है, मालवा है, ठीक है, कायथा है। इस प्रकार के क्वेश्चंस को सिक्वेंशियल पोजीशन में पूछ देगा। उनसे संबंधित पुरास्थल पूछ देगा, कौन सा पुरास्थल बड़ा है, कहां पर स्थित है। तो ये सारी चीजें जो है कि बेटे आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रख के जाना है।
ठीक है। अगला, एंशियंट इंडियन सोशल एंड इकोनॉमिकल जो लाइफ इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राचीन भारत में जो सामाजिक और जो आपके आर्थिक संस्थाएं थी जो कि उस समय प्राचीन भारत में कार्य कर रही थी, उनको बेटे आपको क्या करना है, पढ़ के जाना है। ठीक है। साथ ही साथ रिलीजन एंड फिलॉसफी ऑफ एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत में जितने भी अलग अलग धर्मों का विकास हुआ उनको पढ़ के जाना है, जिसमें बेटे आपके जो वैदिक रिलीजन है, जो आपका, जिसमें आपको वैदिक कल्चर पढ़ के जाना है। दो काल है, आप सभी जानते हैं, अर्ली वैदिक कल्चर है, पोस्ट वैदिक कल्चर या लेटर वैदिक कल्चर को हम लोग जानते हैं, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, जिसे हम लोग ऋग वैदिक काल या फिर उत्तर वैदिक काल के रूप में जानते हैं। उसको भी आपको पढ़ना है। इसमें आपके वेद हैं, पुराण है, उपनिषद है, आरण्यक है, ब्राह्मण ग्रंथ है, महाकाव्य है, इन सारी चीजों को पढ़ना है। और दूसरी तरफ दोस्तों आपको जैनिज्म पढ़ना है। जैनिज्म के अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, उनको बेटे पढ़ के जाना है। उनसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। एज लाइक कि कौन से जो पुरास्थल है वो किनसे कौन से धर्म से संबंधित जो संत हैं, जैसे महावीर का, पार्श्वनाथ का, मल्लीनाथ का, चंद्र प्रभु का, जो 24 तीर्थंकर हैं उनसे संबंधित पुस्तकें कहां पे, उनसे संबंधित स्थल कहां पे, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक वैसे ही बुद्धिज्म से जो संबंधित जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो भी आपके एग्जाम में आएंगे, उनको भी आपको बेटे ध्यान में रखना है। ठीक है। इसके अलावा अर्ली इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, प्राचीन भारत में जितनी भी कला एवं स्थापत्य से संबंधित चीजें हैं वो भी आपके एग्जाम में बेटे पूछी जाती हैं। अब इसमें कौन कौन से टाइमलाइन की, तो फ्रॉम बिगिनिंग टू द गुप्तन पीरियड, बिगिनिंग मतलब पूरा पाषाण काल से लेकर अर्थात स्टोन एज से लेकर गुप्त काल तक, और दूसरा अर्ली मिडेवल इंडिया, पूर्व मध्य काल तक। तो इसमें पढ़े क्या, हम उन चीजों में क्या क्या पढ़ना है, तो हमें बेटे क्या क्या पढ़ना है, इसे आपको टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ना है। ठीक है। आपको स्तूप आर्किटेक्चर पढ़ना है। आपको जितनी भी स्कल्पचर्स हैं उसको बेटे आपको पढ़ना है। स्कल्पचर्स मतलब मूर्ति कला। अब ये मूर्तियां कहीं से भी प्राप्त हो सकती हैं, किसी भी काल से हो सकती हैं, शुंग से हो सकती हैं, सातवाहन से हो सकती हैं, कुषाण से हो सकती हैं, वो पढ़ना है। अब आप मौर्य काल में चले आएंगे तो मौर्य काल में स्तूपों का निर्माण हुआ, मौर्य काल में पिलर्स का निर्माण हुआ, मौर्य काल में कई सारी जो मूर्तियां हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। आ जाइए इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इंडस वैली सिविलाइजेशन में विभिन्न प्रकार के घरों का निर्माण, स्मारकों का निर्माण, द ग्रेट बाथ ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, जिसे हम लोग महान स्नानागार के रूप में जानते हैं, मोहनजोदाड़ो की जो नर्तकी की मूर्ति है, इस प्रकार की जो चीजें हैं दोस्तों वो आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। कौन सा मंदिर कहां पे है, किस शैली में बना हुआ है, नागर है, द्रविड़ है, बेसर है, मंदिर का निर्माण किसने किया, ठीक है, किस शैली में वो मंदिर बना हुआ है, ये सारी चीजें जो है किस देवता को समर्पित है, ये सारी चीजें आपके एग्जाम में दोस्तों, इन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला, एंशियंट इंडियन पैलियोग्राफी एंड इपिग्राफी। ऊपर आर्किटेक्चर का पार्ट था, ये जो है बेटे आपका किसका पार्ट है, इपिग्राफी का पार्ट है। मतलब आपको बेटे इंस्क्रिप्शंस को पढ़ना है, स्क्रिप्ट्स को पढ़ना है। ठीक है। अब आप एक चीज बेटे मैं पुनः बता दूं कि जब हम बेटे आर्कियोलॉजी की बात करते हैं, आप लोगों को पता होगा कि नहीं पता होगा, मैं बता दूं, हमारा चैनल आर्कियोलॉजी के ऊपर डेडिकेटेड 2022 से काम करता चला आ रहा है, जहां पे हम सभी यूजीसी नेट के जो बच्चे कल को पीएचडी करना चाह रहे हैं आर्कियोलॉजी में, उसके लिए हम दोस्तों बैचेस चला रहे हैं और वहां पे आर्कियोलॉजी समेत सभी प्रकार के कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। इस आर्कियोलॉजी में दोस्तों आपको क्या क्या पढ़ना है, खुद जो बेसिक आर्कियोलॉजी है, ठीक है, वो आपको पढ़ना है। इसमें आपके सबसे जो ज्यादा जो पार्ट है वो आपके इंडियन आर्कियोलॉजी का पार्ट है, और कुछ पार्ट आपको दोस्तों वर्ल्ड आर्कियोलॉजी का भी पढ़ना है। साथ में आपको क्या पढ़ना है बेटे, आपको इपिग्राफी पढ़ना है। इपिग्राफी मतलब द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड इपिग्राफी, अर्थात प्राचीन भारत के जितने महत्वपूर्ण अभिलेख हैं उनको बेटे आपको पढ़ना है, चाहे वो अशोक के हों या अशोक के बाद के कालों के हों, उन सभी शासकों के अभिलेखों को पढ़ना है। अभिलेख किस लिपि में लिखे गए, कब लिखे गए, किसने लिखा, किस स्थान पे है और किस बारे में जानकारी मिलती है, वो सारी चीजें दोस्तों आपको इपिग्राफी में पढ़नी है। ठीक है। इपिग्राफी के अलावा क्या पढ़ना है बेटे, आपको न्यूमिस्मेटिक्स पढ़ना है। न्यूमिस्मेटिक्स पढ़ना मतलब द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स। प्राचीन भारत में जब से मुद्राओं का प्रचलन शुरू हुआ, चाहे वो पंचमार्क कॉइन्स हो या फिर आपके अलग अलग कालों में आपके जो भी मुद्राओं का प्रचलन किया गया, उन मुद्राओं के प्रचलन में गोल्ड कॉइन्स कब आए, सिल्वर कॉइन्स कब आए, ठीक है, आपके कॉपर कॉइन्स कब आए, किन कालों में किन प्रकार की मुद्राओं को किन किन नामों से जाना जाता था, किस शासक ने किस विशेष प्रकार की मुद्रा का प्रचलन किया, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, उसको भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा दोस्तों आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर का जो पार्ट है, कला एवं स्थापत्य, जैसा कि मैंने बताया, टेम्पल आर्किटेक्चर, स्तूप आर्किटेक्चर, स्कल्पचर्स, ये सारी चीजें। इसके अलावा इसमें आपका एक और पार्ट आता है बेटे आइकोनोग्राफी, हालांकि इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कम पूछे जाएंगे, इसको भी चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके एग्जाम के सिलेबस का पार्ट हैं। ठीक है। तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, पैलियोग्राफी और एपिग्राफी में बेटे आपको इंस्क्रिप्शंस पढ़ने हैं, जितने भी महत्वपूर्ण अभिलेख हैं,
चाहे वो गुप्त काल के हों, ठीक है, सातवाहन काल के हों, मौर्य काल में अशोक के हों, सारी चीजें बेटे आपको पढ़नी है। स्क्रिप्ट भी पढ़ना है, स्क्रिप्ट मतलब लिपि, जिस लिपि में वो अभिलेख लिखे गए वो भी पढ़ना है। अब लिपियों में कई सारी लिपियां हैं, ब्राह्मी है, खरोष्ठी है, आरामाइक है, ग्रीक है। इन लिपियों का विकास कब हुआ, कैसे हुआ, किन अभिलेखों में किस प्रकार की लिपियां मिलती रही हैं, ये भी सारी चीजें बेटे आपको क्या करनी है, पढ़नी है। अशोकन टू द गुप्तन इंस्क्रिप्शन, अशोक के काल से लेके गुप्त काल के जो अभिलेख हैं बेटे, उनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, उनको आपको बेटे क्या करना है, पढ़ के जाना है। ठीक है, इसके अलावा एंशिएंट इंडियन न्यूमिस्मेटिक्स, मैंने अभी बताया न्यूमिस्मेटिक्स क्या है, द स्टडी ऑफ क्वाइंस इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स। मुद्राओं का अध्ययन क्या कहलाता है, मुद्रा शास्त्र कहलाता है, न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है, जिसमें आपको ओरिजिन ऑफ क्वाइंस को पढ़ना है कि क्वाइंस का, मुद्राओं का उद्भव कैसे हुआ, इनकी शुरुआत कैसे हुई, इनकी बिगिनिंग कैसे हुई, वो आपको पढ़ना है। टाइप्स ऑफ क्वाइंस को पढ़ना है कि मुद्राओं के अलग अलग प्रकार किस प्रकार से हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें आप बाइलिंगुअल क्वाइंस को देखते होंगे, पंच मार्क्ड क्वाइंस को देखते होंगे, सिल्वर टाइप ऑफ क्वाइंस को, गोल्ड टाइप ऑफ क्वाइंस को, कॉपर क्वाइंस को, लीड के क्वाइंस, पोटीन टाइप ऑफ क्वाइंस, तो विभिन्न प्रकार की मुद्राएं मिलते हैं। तो किसने इनको सबसे पहली बार जारी किया, किसमें किस प्रकार का अंकन मिल रहा है, किस शासक ने जारी किया, ठीक है, किसने पुनरंकित करा, ये सारी चीजें दोस्तों आपको एग्जाम में पढ़ के जाना है। पंच मार्क्ड टू द गुप्तन एरा, पंच मार्क्ड क्वाइन से लेके गुप्त काल तक की जो मुद्राएं हैं उनको बेटे आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, अगला पार्ट दोस्तों एंशिएंट सिविलाइजेशन, प्राचीन में जितनी भी सभ्यताएं थी उनसे आपको उनको पढ़ना है। इंडियाज कल्चरल कॉन्टेक्ट विथ साउथ ईस्ट एशिया, जो दक्षिण पूर्वी एशिया था, उस दक्षिण पूर्वी एशिया का भारत के साथ किस प्रकार से सांस्कृतिक संबंध था, चाहे वो ट्रेड एंड कॉमर्स के माध्यम से हो, ठीक है, वो किस प्रकार से था, कौन कौन सभ्यताएं आपस में एक दूसरे से मेल खाती थी या फिर उनका आपस में व्यापारिक संबंध था, उनको बेटे क्या करना है, आपको पढ़ के जाना है। उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, खासकर साइट वाइज जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। अगला है हिस्ट्री राइटिंग एंड हिस्टोरियोग्राफी ऑफ एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में जब इतिहास का लेखन किया जा रहा था उस दौरान आपको हिस्टोरियोग्राफी पढ़नी है, जितनी भी इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं और इंपॉर्टेंट राइटर हैं जो कि इस कार्य में संलिप्त थे या लगे हुए थे, उनसे संबंधित भी पॉइंट्स आपको बेटे पढ़ के जाने हैं। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, जो प्राचीन भारत में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी, इसमें आपके कॉपर टेक्नोलॉजी है, ब्रॉन्ज टेक्नोलॉजी है एंड आयरन टेक्नोलॉजी है। अब आप सभी जानते हैं कि कॉपर टेक्नोलॉजी एंड ब्रॉन्ज टेक्नोलॉजी की वजह से ही इंडस वैली सिविलाइजेशन, इट मीन जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन है वो पॉसिबल हो पाई थी। अब कैसे हुआ, किस प्रकार से चीजें मिलती हैं, किस प्रकार के टूल्स मिलते हैं, इनकी भट्टियां कहां से मिलते हैं, समय पुरास्थल कहां से, वो आपको पढ़ना है। दूसरा बेटे आयरन टेक्नोलॉजी, और इस आयरन टेक्नोलॉजी की वजह से ही लेटर वैदिक पीरियड के बाद में यदि आप देखेंगे तो जो सेकेंड अर्बनाइजेशन है, जो द्वितीय नगरीकरण काल है, वह संभव हो पाया था। तो इस चीज को भी जो है बेटे क्या करना है, आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, तो इस चीज को बेटे आपको ध्यान में रखना है। और आपको द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस था, और इस कंप्लीट सिलेबस को यदि आप पढ़ लेते हैं और साथ में केवल और केवल बेटे ध्यान रखिएगा कि सिलेबस पढ़ लेने मात्र से काम नहीं होगा, आपको PYQ प्लस MCQ प्लस मॉक टेस्ट सीरीज, ये ऐसी कॉम्बिनेशन है, यदि आप इतना अच्छे से कर लेते हैं तो आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको दो फॉर्म में मिलेंगे, एक बेटे वो जो कि आपके CUET के पेपर्स हैं, जो कि आपके 2022 के आसपास से शुरू हुए हैं, और 2026 तक का जो क्वेश्चन पेपर बेटे वो आपको इजीली मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आप देखें तो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज है, रीजनल यूनिवर्सिटीज, जो कि अपना एग्जाम पहले इंडिविजुअल कंडक्ट कराती थी। अब ऐसे एग्जाम के जो पेपर्स हैं जो कि पहले कंडक्ट कराती थी, यदि उनके पेपर्स आपको मिल जाते हैं तो उनको प्रिंट आउट कराइए, उनको अपने पास रखिए और उनको भी सॉल्व कीजिए, बड़ा ये आपको हेल्प देते हैं। दूसरा, कोई भी ऐसी बुकलेट या बुक सीरीज उठाइए, या फिर MCQs की भी सीरीज आती है जिनमें आपके एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित MCQs दिए हों, उनको डिटेल में अच्छे से डेली एक MCQ की सीरीज बेटे वो लगाइए। कहीं पे भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको मॉक टेस्ट सीरीज मिल रहा है, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, जरूरी नहीं कि हमारा है, कहीं पे भी आपको बेटे MCQs की जो मॉक टेस्ट सीरीज मिल रही है आपके एग्जाम से रिलेटेड, आपके पैटर्न से रिलेटेड, उस मॉक टेस्ट को जरूर लगाइए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब तक आप इस मॉक टेस्ट को नहीं लगाएंगे बेटे विथ टाइमर, जरूरी नहीं कि आप किसी के एप्लीकेशन पे जुड़े, किसी कोर्स को जुड़े, आप अपने से भी काम कर सकते हैं कि 75 क्वेश्चन है, इस 75 क्वेश्चन के लिए मान लीजिए हमको कितने घंटे मिल रहे हैं, 2 घंटे हमको दिए जा रहे हैं। तो अब 75 क्वेश्चन आपके पास हैं, 2 घंटे का मोबाइल में टाइमर लगाइए, विदाउट एनी हेल्प, ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और देखिए कि आपकी एक्यूरेसी क्या है, कितने समय में आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं,
कौन से ऐसे क्वेश्चन में आप गलत कर रहे हैं, किस क्वेश्चन को आप जल्दी कर पा रहे हैं, अपने आप को एनालाइज कीजिए। जब आप सेल्फ एनालिसिस करेंगे और आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक मेरा कमजोर है, इस पे काम करने की आवश्यकता है, तब आप जब पढ़ेंगे थ्योरी तो वहां पे आपको बेटे जो है कि जरूर हेल्प करेगा। तो ये था दोस्तों आपके एग्जाम के इसके सिलेबस के बारे में, क्या कुछ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें दोस्तों मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और जाते जाते दोस्तों यदि हमारे इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन को आप जरूर डाउनलोड करें और वहां से दोस्तों आप इस बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।